हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ना, उसका जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें मैं अभी जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से कर लें। और इसके जो रिगार्डिंग एमसीक्यूज है मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें जितने भी जो एमसीक्यू है आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख के जाएं। ठीक है। तो देखिए, कार्डियो का मतलब आपको पता ही है, हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, हार्ट है ना। और हार्ट क्या एक्शन क्या होता है, पंपिंग एक्शन होता है। ये चीज ध्यान रखनी है, पहली बात, पंपिंग एक्शन। और इस पंपिंग एक्शन से क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। किसको पंप करता है, पंपिंग एक्शन से किसको पंप करता है, ब्लड को। ठीक है ना। ये चीज कहां डालेगा, वेस्कुलर, यानी जो ब्लड वेसल्स है ना उसमें ये ब्लड डालेगा, और वो जो ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर घूमेगा। तो इस सिस्टम में एक तो हो गया हार्ट, एक हार्ट, और इस दूसरा ब्लड वेसल्स, और दूसरा तीसरा टॉपिक हो गया कि इस हार्ट और ब्लड वेसल में घूमने वाला ब्लड। ठीक है ना। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर। फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। देखो, फिर पहला जैसे ब्लड फंक्शन एंड कंपोजिशन। देखो ब्लड के काम क्या है, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करना है ना, बफर सिस्टम को मेंटेन करना, गैस का एक्सचेंज करना है ना, ये सारे जो जितने भी जो फंक्शन है, एक्सक्रेशन करना है ना, गैसेस एक्सक्रेशन करना, ये सारी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे जो फंक्शन है आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ब्लड का ये फंक्शन है। ठीक है ना। फिर कंपोजिशन, ब्लड किन चीज से मिलके बन रहा है ना। तो देखो, अगर मैं बात करूं ब्लड की, है ना, तो देखो ये चीजें ध्यान रखना। ब्लड इज इक्वल टू क्या, जिसको हम बात कर रहे हैं, जो ब्लड वेसल में ब्लड चल रहा है वो ब्लड, यानी जिसे होल ब्लड कहते हैं, है ना। तो क्या होता है, एक तो होती है ब्लड सेल्स, क्या, ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा, है ना, ये चीजें होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की, तो तीन प्रकार की सेल्स होती है। कौन कौन सी, आरबीसी जिसको हम इथ्रोसाइट कहते हैं, नंबर दो डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी कहते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और तीसरी क्या है, तीसरी जिसको हम कहते हैं ब्लड प्लेट, पीएलएटी लेट्स। ठीक है, ये तीन सेल होती है। ठीक है ना। और प्लाज्मा में क्या, प्लाज्मा का कंपोजिशन देखें तो क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है, साथ में प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ठीक है ना। और सोल्यूट मात्रा में गैसियस, मेटाबोलाइट, एक्टिव सब्सटेंस, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें ब्लड में होती है ना, वो चीजें पाई जाती है। तो ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, ब्लड क्या होता है, या तो ब्लड ये है, ब्लड की ये सेल, इन सेलों में से कोई क्वेश्चन आरबीसी के बारे में पूछा सकता है, आरबीसी की फिजियोलॉजी पूछ जा सकती है ना, डब्ल्यूबीसी ब्लड, ब्लड बनता कैसे है, ब्लड बनने की जो क्रिया होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं, है ना। या तो क्वेश्चन ये पूछ लेंगे हीमोपोइसिस। तो आपको क्लास के अंदर मैंने हीमोपोइसिस और इरिथ्रोपोइसिस पूरा अच्छी तरह से समझा रखा है। इरिथ्रोपोइसिस के 6 स्टेप है, बिल्कुल आप अच्छी तरह से, है ना, जो स्टेम सेल होती है, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनती है ना, फिर प्रोइथ्रोब्लास्ट बनता है, फिर इरिथ्रोब्लास्ट बनता है, फिर रेटिकुलोसाइट बनती है, लास्ट में क्या, आरबीसी बनती है, ई न्यूक्लिएशन होता है। ये सारी चीजें आपको स्टेप वाइज पता होनी चाहिए। ठीक है। और हीमोपोइसिस अगर पूछा है तो मैंने एक स्टेम सेल से बनने एक चार्ट है ना, जिससे आपके आरबीसी अलग बनती है उसका भी चार्ट बना रखा है, साथ में प्लेटलेट कहाँ से बनती है ना, और साथ में
लिम्फोइड स्टेम सेल होती है जिससे लिम्फेटिक सेल्स बनती है ना, डब्ल्यूबीसी बनती है। तो वो सारी चीजें बता रखी है, तो वो पूरा चार्ट लिखना है। कब? जब हीमोपोइसिस का क्वेश्चन पूछे। इरिथ्रोपोइसिस पूछे तो केवल आरबीसी वाला ही लिखना, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी। फिर प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में जब ब्लड का बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं तो पूरा इसके बारे में डिटेल लिखना है। आरबीसी साइज क्या होती है, डब्ल्यूबीसी साइज क्या होती है, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार होते हैं, और प्लेटलेट की क्या साइज होती है, ठीक है, ये पूरा लिखना है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, पूरा उनके बारे में आपको लिखना है जब बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। छोटा क्वेश्चन पूछना है, जैसा क्वेश्चन पूछ, देखो आपके क्या है, आपके बेटा जो एक तो देखो एमसीक्यू, एमसीक्यू में तो क्या, जो ऑप्शन है ना राइट है वो आपका करना है। फिर देखो वेरी शॉर्ट आंसर है ना, टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, टाइप क्वेश्चन, उसमें क्या करना है आपको, लगभग 50 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है। कितना? 50 वर्ड्स, है ना। फिर आते हैं आपके कौन से, शॉर्ट आंसर टाइप, है ना, आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जिनका शॉर्ट में आंसर देना है। लगभग उनका 80 से 100 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना। और लास्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है जिनका जितना आपको आता है और 500 से 600 वर्ड्स के अंदर आपको क्या देना है, आंसर देना है। आगे बात समझे? तो अब क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं वैसे नंबरिंग है, उस आधार पे आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। तो देखो प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, है ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स और फाइब्रिनोजन, है ना, ये 3 प्रोटीन। अगर क्वेश्चन केवल इतना ही पूछते हैं शॉर्ट आंसर में प्लाज्मा प्रोटीन, तो इन 3 के लिखने, इन 3 का काम लिखना है ना। अगर प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में शॉर्ट आंसर पूछा है वैसे लिखना है, वेरी शॉर्ट पूछा है तो छोटा लिखना है ना। और क्वेश्चन बड़ा पूछा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो आपको ब्लड सेल्स, है ना, ये ऐसे पूरा क्लासिफिकेशन, है ना, पूरा लिखना है। फिर देखिए ये इस तरह से जो मैंने पहले से ही आपको बता रखा है ना, जैसे ये होल ब्लड है ना, जिसमें अदर्स फ्लूइड्स है। 8% हमारे बॉडी, टोटल बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का कितना, 8% क्या होता है, ब्लड होता है ना। अगर हमारा भार 100 किलो है तो उसका 8%, 8 किलो 8 लीटर क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 8% हो गया, इस 8% का देखिए प्लाज्मा कितना है, 55%। 45% क्या है, ब्लड सेल्स है जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में कितना है, 45% में 3 चीज आ गई, क्या क्या की, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल्स और आरबीसी, है ना। तो प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख माइक्रोलीटर होती है ना, ध्यान रखना ये सारी चीजें माइक्रोलीटर में है ना, पर माइक्रोलीटर में। फिर व्हाइट ब्लड सेल कितनी होती है, 5000 से 10,000 या 5000 से 11,000, है ना। रेड ब्लड सेल 5.4 मिलियन, है ना, कितने मिलियन, ये ध्यान रखना, पर माइक्रोलीटर या पर क्यूबिक mm, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। 1 माइक्रोलीटर इतना ये नंबर होता है, ये ध्यान रखना। देखो डब्ल्यूबीसी होती कम होती 5 से 10,000, 5 से 11,000 लिख दो। प्लेटलेट कितनी, 1.5 लाख से 4 लाख। और आरबीसी कितनी, 4.8 टू 5.4 मिलियन पर CUMM या माइक्रोलीटर, है ना, ये इतना। ओके, अब देखो ये जो डब्ल्यूबीसी होती है 5 प्रकार की होती है, आपको पता है, मैंने बता रखा है ना, NL मेब बता रखा ना बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना। केवल और केवल डब्ल्यूबीसी बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन 5 बारे में लिखना है ना, ये चीज। और इसमें भी क्लासिफिकेशन मैंने बता रखा था, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, है ना, MLA याद है ना, हाँ MLA, जो ए ग्रेनुलोसाइट है वो कौन सी है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। फिर प्लाज्मा, प्लाज्मा टोटल इसका कितना, 55%। अब प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम 92% क्या है, पानी है ना, ये 7-8% क्या है, प्रोटीन है, रेस्ट 1.5% अदर सॉल्यूट है। प्रोटीन में देखिए एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, है ना, कितना, 54%। टोटल प्रोटीन का मैक्सिमम प्रोटीन कौन सा, एल्ब्यूमिन, इसलिए ए पहले आता है, इसलिए एल्ब्यूमिन, है ना, 54%, है ना। ग्लोबुलिन 38%, 7% फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको कंपोजिशन पूछा ये पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर इनके बारे में क्या करना है, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में लिखना है डिटेल से लिखा, क्या, प्लेटलेट, प्लेटलेट कितनी नंबर पाई जाती है, क्या काम करती है, इसकी साइज क्या है,
वो लिखा, खत्म बात। फिर WBC कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है ना। फिर उनके अलग अलग काम लिखे। फिर रेड ब्लड सेल, साइज क्या होती है, बनाने को चीज को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान कितना है, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, प्रोसेस लिखा, खत्म, काम लिखा, है ना, ये से। फिर प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, है ना, पानी क्या काम करता है पता है आपको, बॉडी का पूरा ऑस्मोलिटी है उसको मेंटेन, पूरा वाटर बैलेंस रखता है, ठीक है ना। फिर प्रोटीन, प्रोटीन का एल्ब्यूमिन का काम और ग्लोबुलिन काम और फाइब्रिनोजन का काम, ठीक है ना। ऐसे बच्चों आपको लिखना है। फिर देखो दूसरा जो प्रोसेस आता है, ये तो हो गया पूरा आपके ब्लड के बारे में। फिर देखिए क्या, हीमोस्टेसिस। देखो एक हमेशा ध्यान रखना, होमियोस्टेसिस, है ना, होमियोस्टेसिस मैंने पढ़ा रखा है आपको, टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के जो काम होते हैं ना उसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं। वॉल्टर कैनन ने ये वर्ड दिया था, ठीक है, जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलती है ना, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो वो चीजें, वो तो है होमियोस्टेसिस, होमियो मीन सेमनेस, है ना। ये क्या है, हीमोस्टेसिस है, हीमो का मतलब क्या, ब्लड, तो स्टेसिस मतलब स्टॉप। तो कहीं अगर ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकल रहा है तो उसका स्टॉपेज क्या कहलाता है, हीमोस्टेसिस कहलाता है ना। तो हीमोस्टेसिस ये प्रोसेस है, क्या सबसे पहले क्या होगा, वास्कुलर स्पाज्म होगा, नॉर्मल ब्लड वेसल वो क्या हो जाएगी, संक्रिय हो जाएगी, स्पाज्म हो जाएगा, है ना। फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, प्लेटलेट आएगी, प्लग बनाएगी। जैसे कोई ये ट्यूब है, यहाँ कोई होल हो गया, उससे पानी निकल रहा है, तो प्लेटलेट क्या, उसको अपन कुछ लगाते हैं ना, वो प्लग, वो प्लेटलेट वो प्लग बना देगी। जैसे ये ब्लड वेसल्स है ना, ये यहां से फूट गई, अब यहां से जो चल रहा है ब्लड है वो बाहर आ गया, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ब्लीडिंग, है ना। तो सबसे पहला हमारे बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स क्या होगा, जब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, भाई जो ब्लड खून की नली से ब्लड वेसल से बाहर बह रहा है उसको तो बॉडी रोकेगी, है ना। तो सबसे पहले क्या होगी, ये ब्लड वेसल थोड़ी संक्रिय हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं वास्कुलर स्पाज्म, ठीक है ना। फिर उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, तब तक इसके अंदर जो प्लेटलेट घूम रही है ना, वो प्लेटलेट क्या करेगी, एक प्लग बनाएगी, क्या बनाएगी, प्लग बनाएगी, ऐसा प्लग बनाएगी। और ये जो प्लग है ना, ये प्लग यहां आ जाएगा, कहां, यहां आके इसको रोक दिया। अब क्या ब्लड इससे बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लग के बाद होगी ब्लड क्लोटिंग। अब इस प्लग के अंदर क्या, फाइब्रिन के थ्रेड आके फंसेंगे, किसके, फाइब्रिन के थ्रेड आके फंसेंगे। वो जो फाइब्रिन के थ्रेड है वो पूरा इसको बंद कर देंगे, और ब्लड है वो लॉस होना, ब्लड वेसल से ब्लड बाहर जाना स्टॉप हो जाएगा, उसको स्टॉपेज कहते हैं, है ना। तो ये चीज हीमोस्टेट आप ध्यान रखना है। यहां ब्लड क्लोटिंग में यहां जो क्लोटिंग फैक्टर है ना, क्लोटिंग फैक्टर और क्लोटिंग टाइम, ये आप जरूर देख के जाएं। 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, है ना, उन चीजों को आप जरूर थोड़ा याद करके जाएं। फिर देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लड ग्रुप के बारे में, कि अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। वैसे हमारे ह्यूमन के अंदर 24 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप, लेकिन हम क्या है, एबीओ और आरएच 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, है ना, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। फिर उनके आरएच के हिसाब से ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, है ना, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, यही पढ़ते हैं, है ना। यानी ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। तो इसको क्लासिफिकेशन किस आधार पे है, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको अच्छी तरह से, उसको जरूर आप देख के जाएं, ठीक है ना। ये चीज होगी ब्लड के बारे में। फिर देखिए हम बात करते हैं हार्ट की, जो पंपिंग एक्शन करता है, जो हमारे ब्लड को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और परमुलर सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, ठीक है, हार्ट के बारे में। अब देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो देखिए,
ये हमारा प्यारा सा हृदय, और यहां देखिएगा ठीक है ना। अब देखिए ये ऊपर के जो भाग होते हैं इनको हम कहते हैं एट्रियम, दो होते हैं तो राइट साइड का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट एट्रियम। नीचे के जो भाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल, है ना, एक राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहां से जो नली निकलती है ये यहां पड़े हैं लंग्स, है ना, उसको ब्लड सप्लाई करेगा ये, इस साइड भी लंग्स, है ना, स्पंजी कॉन्सेप्ट ऑर्गन होते हैं, दो होते हैं। अब यहां आ जाएगा, ठीक है ना। यहां जो ब्लड आ रहा है ना, ये जैसे मैं आपको कलर से दिखा रहा हूं, ये वीनस ब्लड है, ये वीनस ब्लड यहां आ गया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, है ना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, है ना, कौन सी, राइट, ये कौन सी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। कहां जा रही है, ये कौन सा भाग है, राइट साइड, है ना, राइट वेंट्रिकल से निकली है, ये दोनों भाग वेंट्रिकल्स है, तो ये राइट वेंट्रिकल ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम ये लेफ्ट एट्रियम, है ना, तो यहां से निकली है। अब यहां तीन चीज से ब्लड आता है, ठीक है ना, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, इन तीनों चीजों से ब्लड आएगा, और जो ब्लड आएगा वो वीनस ब्लड होगा। वीनस ब्लड हमेशा हृदय के राइट साइड पार्ट में चलता है, ये बात ध्यान रखना आप। यहां से कहां जाएगा, यहाँ ये जो इन दोनों के बीच एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच जो वाल्व होते हैं ना, उनको एवी वाल्व कहते हैं। कौन से बोलते हैं, एवी वाल्व। एवी वाल्व में ये जो पहला वाल्व है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है, उसको हम कहते हैं कौन सा, उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। देखो तीन कस्पस दिखाई दे रहा, ठीक है, जो लेफ्ट, ये लेफ्ट ये राइट, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है ना। अब देखो यहां इसको मैं इससे लिख देता हूं, ये लेफ्ट, ठीक है ना, यहां से, हाँ। अब देखो इन दोनों के बाद ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये दो कप्स है, बाइकस्पिड वाल्व, या जिसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं, माइट्रल वाल्व, है ना, ये चीज ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर भी वाल्व पाए जाते हैं जिसको हम पल्मोनिक वाल्व कहते हैं, पीवी कहते हैं, पल्मोनिक वाल्व, है ना, पल्मोनरी, हाँ पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। यहां से ब्लड आया, यहां से ब्लड बहुत बड़ी एक आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं एओर्टा। यहां से ब्लड कहां जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है ना। यहां से ब्लड कहां जाएगा भाई, पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखनी। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया, राइट। अब देखो जो राइट साइड में यहां से ब्लड कौन सा, ये ब्लड कौन सा, वीनस ब्लड आया, कौन सा ब्लड, वीनस ब्लड। वीनस ब्लड का मतलब इस प्रकार का ब्लड जो क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है ना। अब देखो ये राइट साइड हार्ट के माध्यम से चलेगा, पल्मोनरी ट्रंक से निकला, दो भाग, पल्मोनरी ट्रंक दो भागों में बंट गई, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, दूसरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट वाली राइट लंग को जाएगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग को जाएगी। अब देखो ये नाम आर्टरी है, लेकिन ब्लड कौन सा लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेट ब्लड लेके जा रही है, ध्यान रखना। ये हमारे बॉडी का एक एक्सेप्शन है। देखो वेन और आर्टरी को अगर हम डिफाइन करें, ऐसी इस प्रकार की ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड दूर लेके जाए वो आर्टरी कहलाती है। इस प्रकार की ब्लड वेसल जो ब्लड को कैरी करती है कहाँ, टुवर्ड्स द हार्ट, वो वेन कहलाती है ना। ये ब्लड लेके आ रही है वेन्स, ठीक है ना, जो दूर लेके जा रही है वो आर्टरी। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो क्या है, हार्ट से ब्लड अवे ले जाती है, दूर लेके जाती है,
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपवाद है। यहां से ये आर्टरी है, ये कौन सा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। यहां जो लेफ्ट साइड जो ब्लड चलेगा वो ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड। तो ध्यान रखना, हार्ट के राइट साइडेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है ना, फ्लो होता है, और लेफ्ट साइडेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो, ध्यान से सुनिएगा, यहां से दो पल्मोनरी वेन निकलेगी, यहां आके खुलेगी, ठीक है। किसमें खुली? लेफ्ट एट्रियम में। इससे निकलेगी दो, इस आगे इधर आके खुलेगी। तो कितनी? 4 पल्मोनरी वेन, 4 पल्मोनरी वेन कहां आके खुलती है? लेफ्ट एट्रियम में, है ना, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब ये कौन सा ब्लड कैरी करती है? देखो ये है वेन, ठीक है। इस प्रकार की ब्लड वेसल जो ब्लड को हृदय की ओर लेके आए वो वेन कहलाती है ना, वेन है। लेकिन यहां से ब्लड, लंग्स के अंदर ब्लड प्यूरिफाई हो गया है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, या ब्लड के अंदर क्या हुआ? ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना। जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लोडेड था उसने कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड कर दी, और अब लोड किसके साथ हो गया? ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजन ब्लड कहां लेके आएगी? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना। तो ये पल्मोनरी वेन होती है, लेकिन ब्लड कौन सा कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। तो ध्यान रहे, कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कौन सी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अपवाद स्वरूप। फिर ये तो आर्टरी है, पूरा सिस्टमेटिक ब्लड के अंदर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करेगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया सर्कुलेशन। अगर हम बात करें हार्ट की नॉर्मल अनाटॉमी की, तो देखिए इस अनाटॉमी की, तो वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट के चारों ओर वॉल पाई जाती, एपिकार्डियम, है ना, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, ये 3 लेयर है ना, इसको आप ध्यान रखना। फिर चेंबर्स ऑफ हार्ट, फिर हार्ट के अंदर की हम बात करें तो ये चेंबर है ना, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, ये 2 भाग, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तो होंगे चेंबर, इनको ध्यान रखना। फिर वॉल ऑफ द हार्ट, ये हार्ट के वाल्व होते हैं। अब देखिए ये पल्मोनिक वाल्व, यहाँ एओर्टिक वाल्व पाए जाते हैं। कौन से वाल्व होते हैं? एओर्टिक वाल्व होते हैं, ठीक है ना। कौन से वाल्व होते हैं? एओर्टिक वाल्व होते हैं, ओके। अब देखिए यहां से ये एओर्टिक वाल्व, ये वाल्व कौन से हैं? एवी वाल्व, और ये पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व, ठीक है ना, जिनको हम सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। तो ये एसएल वाल्व होते हैं, ये एवी वाल्व होते हैं। तो वाल्व के बारे में ध्यान रखना, आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा सकता है वॉल के बारे में। तो ये एवी वाल्व होते हैं 2 प्रकार के, ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड। ये एसएल वाल्व जिनको हम सेमिलुनर वाल्व कहते हैं, है ना, 2 प्रकार के, एक तो होते हैं पल्मोनरी वाल्व, है ना, और दूसरे एओर्टिक वाल्व, ठीक है ना। तो 4 प्रकार के वाल्व हो गए आपके, राइट, वाल्व हो गए। फिर कंडक्शन सिस्टम। अब देखो ये जो हार्ट है ना, या कंडक्शन सिस्टम होगा, क्योंकि ये हार्ट जब एक्शन करेगा, है ना, तो फंक्शन करेगा, तो हार्ट क्या है? हार्ट क्या है? कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन होगा, है ना, मसल में है, क्योंकि हार्ट एक क्या है? मायोकार्डियल मसल्स है ना। तो जो मीडिया स्टेनम स्पेस है उसके अंदर ये फिट रहता है। अब यहाँ जो कॉन्ट्रेक्शन करेगा, है ना, रिलैक्सेशन होगा, तो उसके लिए कंडक्शन सिस्टम चाहिए, यानी हार्ट की जो वायरिंग होती है उसको कंडक्शन सिस्टम हम कहते हैं, है ना। तो कंडक्शन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, है ना, तो देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम में देखिए एसए नोड, दूसरा एवी नोड, है ना, तीसरा बंडल्स ऑफ हिल्स, चौथा बंडल ब्रांचेज, और पांचवा क्या? पांचवा आपका आ जाएगा पुरकिंजेज फाइबर,
है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या है, ध्यान रखना है। एसए नोड, एसए नोड, एवी नोड। ये क्या है, एसए नोड, ये एवी नोड, ये है बंडल्स ऑफ हिज, है ना, ये बंडल ब्रांचेस, और ये पुरकिंजे फाइबर। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 5 यहां से क्या होंगे, एक्शन पोटेंशियल इंपल्स जनरेट होंगे। ये इंपल्स यहाँ एवी नोड के पास आएगा, ठीक है ना, एवी नोड के पास आएगा। ठीक है। तो ये इंपल्स फिर यहां से यहां, तो पूरे हृदय में क्या होगा, इंपल्स फैलेंगे, जिससे क्या होगा, एक हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होगी, है ना। और जिसकी वजह से हृदय क्या है, एक बार कॉन्ट्रेक्शन होगा, रिलैक्सेशन, यानी हृदय अपना एक्शन करेगा, बीट करेगा। ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ ये एक वायरिंग होती है, जिसके माध्यम से क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल है, जो स्टिमुलेशन है, वो क्या होगा, प्रोपोगेट होगा, फैलेगा। ठीक है। तो अगर इसमें कहीं खराबी आती है तो कंडक्शन सिस्टम फेल हो जाने की वजह से हार्ट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है ना। ये कंडक्शन सिस्टम भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फिर देखो, ये जो कंडक्शन सिस्टम है, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसको हम बॉडी की सरफेस पे नाप सकते हैं, बॉडी की सरफेस पे नाप सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ईसीजी, है ना। और ईसीजी के जो कंपोनेंट है वो आपको ध्यान रखने, बेटा क्या करने, ईसीजी के आपको कंपोनेंट ध्यान रखने हैं। ये पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। इसमें देखो, पी क्यू आर एस और टी, ये 3 चीज है। क्या है, 3 चीज है। पी का मतलब होता है क्या, एट्रियल डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है ना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल डी पोलराइजेशन। ओके। और ये क्या होता है, ये होता है कंप्लीट रीपोलराइजेशन। ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखना है। और जब डीपोलराइजेशन होता है ना, तब क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, ध्यान रखना। डीपोलराइजेशन ये होता है, तो क्या होता है, सिस्टोल जिसको बोलते हैं, सिस्टोल, है ना। और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन, यानी हृदय क्या होगा, पिचकेगा। ओके, ध्यान रखना ये चीज है। तो ये ईसीजी के बारे में भी अगर पूछते हैं तो ये चीज तो जरूर आप लिख के आए, छोटा क्वेश्चन आपसे पूछे तो, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, है ना। फिर देखिए कार्डिक साइकिल। अब जब ये कंडक्शन सिस्टम में देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे हृदय क्या होता है, धड़कता है ना। धड़कता कितना है, जैसे हृदय के धड़कने को क्या हार्ट बीट कहते हैं, है ना, हार्ट बीट कहते हैं, हृदय धड़कना। अब ये देखो कितना, ये 75 बीट करता है, कितने में, 60 सेकंड में, है ना। 75 बीट, कितना, 60 सेकंड, है ना। 60 सेकंड में ये 75 बीट करता है। तो एक बीट करने में कितना टाइम लगा, तो एक बीट करने में 1 बीट इज इक्वल टू पॉइंट लगता है इतना सेकंड, यानी 0.8 सेकंड समय लगता है एक बीट करने में। और एक बीट का मतलब क्या हुआ, एक बीट का मतलब हुआ कि क्या, 1 बीट इज इक्वल टू, 1 बीट का मतलब क्या, एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल और क्या, कंप्लीट
रिलैक्सेशन, है ना। तो देखो पहले क्या होगा, हृदय एट्रियल भाग है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कौन सा भाग, ये जैसे हृदय है ना, ये तीन भाग ये, तो पहले ये वाला ऊपर वाला जो भाग है ना ये क्या होगा, ये पिचकेगा। अब ये पिचकेगा, फिर दूसरा ये वाला भाग पिचकेगा, और तीसरे में ये कंप्लीट जो पिचका है वापस जितना पिचका था उतना फैल जाएगा, है ना। ये पिचका, ये पिचका, फैल जाएगा। तो ये पूरा एक जो ये काम हुआ है, ये जो एक बीट में जितने जो इवेंट हुए ना, क्या, एट्रियल सिस्टोल यानी हृदय का एट्रियम भाग है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना, वेंट्रिकल सिस्टोल यानी हार्ट के वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, और फिर कंप्लीट रिलैक्सेशन यानी जो पहली अवस्था है वैसे अवस्था में आ जाना। इसको ये जो होने में इसको बोलते हैं एक बीट, और एक बीट होने में जितना जो लगा है ना उसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल। ठीक है, तो एक कार्डिक साइकिल कितना टाइम लगा, 0.8 सेकंड से, जो एक बीट को समय लग रहा है वो भी एक कार्डिक साइकिल को समय लग रहा है ना। तो कार्डिक साइकिल के तीन भाग है ना, 0.8। अब 0.8 में देखो ये रहेगा 0.1 सेकंड, ये रहेगा 0.3 सेकंड, है ना, और ये रहेगा 0.4 सेकंड। तो देख लीजिए ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, है ना। कार्डिक साइकिल क्या होता है, या आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ जाएंगे एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, उसका टाइमिंग क्या होता है। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है। जब कार्डिक साइकिल होगा तभी ब्लड क्या, देखो ये जैसे सपोज दैट मैं आपको बताऊं कि ये चीजें होगी, देखिए जैसे यहां ब्लड पड़ा सपोज दैट यहां क्या है, यहां ब्लड है ना। अब जैसे ही एट्रियम सिस्टोल होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये ब्लड कहां से आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, यहां ब्लड आ जाएगा। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहां चला जाएगा, ब्लड यहां आ जाएगा, है ना, इस पल्मोनरी में आ जाएगा, या फिर यहां से इस ये राइट वाला इस पल्मोनरी में आ जाएगा, लेफ्ट वाला इस आयोटा के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ब्लड हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है नहीं कर रहा है, तो एट्रियल से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, है ना। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड कहां आ जाएगा, सर्कुलेशन में आ जाएगा, सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टिक। ठीक है ना, ये आ जाएगा, ऐसे ब्लड है आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, प्रेशर चेंजेस होता है, ये वाल्व बंद होते हैं, है ना। तो ये जब वाल्व को जैसे ही ब्लड यहाँ से आएगा तो ये वाल्व वापस ब्लड वापस ऐसे जाएगा, तो ये वाल्व क्लोज होंगे, क्लोज होते ही साउंड आती है, उसको हम S1 साउंड कहते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। और जैसे ये SL वाल्व बंद होते हैं तो उस समय जो साउंड आती है, जैसे ही ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद जैसे ही प्रेशर कम होगा ब्लड वापस जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इस तरह के वाल्व होते हैं, तो ये बंद हो जाएंगे, बंद होते ही यहाँ S2 साउंड आएगी, है ना। तो ये इसको हम डफ कहते हैं, इसको हम लब कहते हैं। ठीक है ना, तो लब और डब की साउंड आती है, S1 S2 जिसको हम कहते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं हम किससे, स्टेथोस्कोप से। ठीक है ना, और रैपिड फिलिंग होती है तो उस समय S3 साउंड आती है ना, और एट्रियल कुछ सिस्टोल टाइप होता है तो उस समय S4 साउंड आती है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कब वाल्व बंद होते हैं, है ना, प्रेशर चेंजेस की वजह से। ठीक है ना, और यहाँ से एक बीट से ब्लड निकलता है उसको हम 70 ml कहते हैं, और पर बीट निकलता है ना, 70 ml पर बीट, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है ना, यहाँ टोटल जो एंड, ये जब एंड होता है ना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 130 ml होता है, यानी इस वेंट्रिकल्स का जब डायस्टोल एंड हो गया उसके अंदर 130 ml ब्लड रहेगा, है ना, 130 रहेगा। नेक्स्ट ये पिचकेगा, 70 ml बाहर निकल जाएगा, पीछे कितना रह जाएगा, तो 130 माइनस 70 60, इस 60 को क्या बोलते हैं, एंड, एंड क्या, एंड सिस्टोल वॉल्यूम, ESV बोलते हैं। ठीक है ना, तो ई एंड डायस्टोल वॉल्यूम कितना है, 170 ml है। ठीक है ना, एंड सिस्टोल वॉल्यूम कितना है, सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml पर बीट है, और एंड जो सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कितना है, 60 ml है। ठीक है ना, ये चीजें आपको ध्यान भी रखनी है। तो एंड डायस्टोल वॉल्यूम क्या होता है, और एंड सिस्टोल वॉल्यूम भी क्या होता है। ठीक है ना, ये चीजें। अब
जहां से ये ब्लड निकलेगा, है ना, ब्लड निकलेगा तो इनकी वॉल पे क्या डालेगा, निकलते ही प्रेशर डालेगा, है ना, क्या डालेगा, प्रेशर। उसको हम ब्रेकियल आर्टरी में नापते हैं, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये चीजें ध्यान रखना, जैसे ब्लड निकलता, मैं अच्छी तरह से पढ़ा रखा है ना, अच्छी तरह से आप इसको देख लेना। ये हो गया। फिर देखिएगा, और फिर हार्ट साउंड, ये हमने S1 S2 S3 और S4, ये चारों साउंड किससे ऑस्कल्टेट करेंगे, ऑस्कल्टेट, ऑस्कल्टेट किससे करेंगे भाई, स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप से हम क्या करेंगे, उसको ऑस्कल्टेट करेंगे। ओके, हाँ। नेक्स्ट देखिए, कार्डिक आउटपुट। अब देखो, हार्ट जो हृदय है वो 1 मिनट में आउटपुट कितना दे रहा है, देखो 1 बीट में कितना दे रहा है भाई, 1 बीट, 1 बीट कितना 70 ml दे रहा है ना। और 1 बीट को क्या कहेंगे हम, एक हार्ट कहेंगे, एक हार्ट बीट। और 1 मिनट में जितनी हार्ट बीट करता है उसको हार्ट रेट कहेंगे, है ना। तो हार्ट रेट कितना, 1 मिनट में हृदय कितना बीट करता है उसको हम हार्ट रेट कहते हैं। तो कितना करता है, हार्ट रेट कितनी है, 75 बीट पर मिनट, है ना। तो देखो कितना, 1 बीट में 70 ml, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो देखो कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हार्ट रेट गुणा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट कितनी है, 75 बीट पर मिनट, है ना, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 और ml, 70 ml पर बीट, है ना, बीट से बीट कैंसिल। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये मतलब समथिंग यूं मान लीजिए इतना हो जाएगा ml पर मिनट, है ना, या यूं कहें लगभग 5 लीटर पर मिनट ब्लड है वो कार्डिक आउटपुट, तो उसको बोलते हैं कार्डिक आउट। यानी 1 मिनट में हृदय द्वारा ब्लड कितना बाहर निकलता है, तो हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम, ये ध्यान रखना, कार्डिक आउटपुट ये होता है, कार्डिक साइकिल और कार्डिक आउटपुट। कार्डिक साइकिल मतलब 1 बीट में, है ना, 1 मिनट में कितना है ना। फिर देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम का रेगुलेशन, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है लेफ्ट वेंट्रिकल ईच वेंट्रिकल द्वारा जो 1 बीट में जितना ब्लड बाहर निकलता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। वो रेगुलेशन कैसे होता है, देखो प्री लोड, कॉन्ट्रेक्टिलिटी, आफ्टर लोड, ये 3 चीज होती है जो इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर हार्ट रेट को कौन मेंटेन करता है, जैसे ऑटोनॉमिक रेगुलेशन होता है हार्ट रेट द्वारा, केमिकल रेगुलेशन जिसमें हार्मोन कैटायंस, है ना, जैसे ये हार्मोन्स आपने यूं कह लीजिए कि ये एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन क्या करे, हार्ट रेट बढ़ाते हैं, है ना, ये मेंटेन करते हैं। कैटायंस में आपके सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं, कैल्शियम बढ़ाता है ना। तो इस तरह से ये हार्ट रेट, तो जो चीज हार्ट रेट को बढ़ाएगी, स्ट्रोक बढ़ाएगी, तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या, इन चीजों से ये पता चलेगा कि कार्डिक आउटपुट कब बढ़ता है, कब, है ना, घटता है। एक होता है कार्डिक रिजर्व, कार्डिक रिजर्व मैंने लिखा रखा है आपको नोट्स में, है ना, उसको भी आप ढंग से देखें कि रेस्ट के समय और मैक्सिमम जब एक्सरसाइज करता है, मैक्सिमम एफर्ट लगा उस समय जो कार्डिक आउटपुट है उसका जो डिफरेंस होता है उसको कार्डिक रिजर्व कहते हैं, है ना। फिर हीमोडायनेमिक फैक्टर, जैसे अफेक्ट जो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है, 2 फैक्टर होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, एक वास्कुलर रेजिस्टेंस होता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड जो हीमोडायनेमिक यानी ब्लड पूरा बॉडी के अंदर किस प्रकार डायनेमिक गति से फ्लो होता है ना। तो ब्लड प्रेशर, जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा तो ब्लड वेसल की दीवारों पे, वॉल पे क्या करे, प्रेशर डालेगा, वो प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर है ना। और वास्कुलर रेजिस्टेंस, जैसे हार्ट से दूर जाएंगे, है ना, तो ब्लड वेसल्स क्या होगी है, डायमीटर छोटा होता जाता है। डायमीटर छोटा होगा तो वास्कुलर रेजिस्टेंस, ब्लड के बहने का रेजिस्टेंस, विरोध बढ़ता जाएगा, है ना। तो बढ़ता जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो मेडुला ऑब्लिगेंटम होता है वो, है ना, कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा में। न्यूरल रेगुलेशन ब्लड प्रेशर का बेरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर होते हैं कहाँ पे, कैरोटिड, साइनस और एओर्टिक साइनस में। फिर कीमो रिसेप्टर कहाँ होते हैं भाई, इनके पास ही, क्या, कैरोटिड बॉडीज और क्या, एओर्टिक बॉडीज पाई जाती है।
है ना, ये रेगुलेशन करती है। फिर हार्मोन रेगुलेशन में ब्लड प्रेशर कौन, देखिए रेनिन एंजियोटेंसिन, है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम होता है ना, हाँ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास, ये पूरा मैंने पढ़ा रखा है, ध्यान से देख लेना। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम किस तरह से मेंटेन करता है ना, वो ध्यान रखना। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। जब ब्लड प्रेशर गिरता है, वॉल्यूम कम होता है, हीमोरेज हो जाए, इंजरी लग जाए, है ना। फिर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, है ना, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, किस प्रकार से। फिर एडीएच, वॉल्यूम एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन वो। फिर एएनपी, है ना, जो क्या कौन सिक्रेट करता है, हृदय की मसल सिक्रेट करती है एएनपी हार्मोन, है ना, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछ जाएगा, डिफाइन ब्लड प्रेशर एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर ऑफ कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, तो उनके बारे में फिर ये पूरा आपको लिखना होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। फिर देखिए ब्लड प्रेशर, है ना, यूजुअली कहां से हम ब्रेकियल आर्टरी से मेजर करते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेफ्ट राइट में से दोनों, ऐसे दोनों ही ऑप्शन हो, ब्रेकियल आर्टरी यहाँ हाथ में पाई जाती है ना, तो लेफ्ट या राइट में, तो मोस्ट कॉमनली दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, लेफ्ट भी दे रखा राइट में, तो आपको आंसर करना लेफ्ट, लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी। और ब्लड प्रेशर कहां से नापते हैं, तो क्या आंसर होगा, ब्रेकियल आर्टरी, है ना। किससे नापते हैं, एक ऐसी डिवाइस काम लेते हैं जिसको स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं, राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो लिम्फेटिक सिस्टम, अब देखिए ब्लड वेसल्स की कुछ और डिटेल मैं और आपको बताऊंगा, है ना। फिर देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे किसको कैरी करता है, लिम्फ को कैरी करता है, किसको, लिम्फ को, है ना। जिस तरह से हमारे ब्लड है, तो इंटरस्टिशियल अगर फ्लूइड बढ़ जाए, है ना, एक्सेस फ्लूइड हो जाए, जो डाइटरी फैट है उसको ले जाना, पैथोजेंस को हटाना, ये सारा काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। लिम्फ होता है, एक क्लियर फ्लूइड होता है व्हाइट कलर का, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में वो चलता है, जैसे ब्लड कैपिलरीज वैसे लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। उसके बाद लिम्फेटिक कैपिलरी मिलके लिम्फेटिक वेन या लिम्फेटिक वेन्यूल्स का निर्माण करती है, फिर लिम्फेटिक वेसल्स बनती है। लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ आएगी, लिम्फ नोड में आएगी, ठीक है ना। उससे पहले लिम्फ फॉलिकल्स होंगे, लिम्फ नोड्यूल्स होंगे, है ना। फिर लिम्फ ट्रंक बनते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स मिलके लिम्फ अलग अलग ट्रंक, जैसे आपके इंटेस्टिनल ट्रंक बन गया, लंबा ट्रंक बन गया, सैक्रल ट्रंक बन गया, जुगुलर ट्रंक बन गया, है ना। ये ट्रंक मिलके लिम्फेटिक ट्रंक ओपन होते हैं थोरेसिक डक्ट में। थोरेसिक डक्ट कहें या फिर हम क्या कहेंगे इसको, या हम इसको बोलेंगे क्या, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, है ना, जिसकी लेंथ होती है लगभग 45 सेंटीमीटर, 38 से 45 सेंटीमीटर, और ये राइट, ये तो लगभग 3 सेंटीमीटर की होती है ना। तो ये थोरेसिक डक्ट होती है ना। ये बाकी जितने भी जो इंटेस्टिनल, है ना, आपका ट्रंकल, सॉरी इंटेस्टिनल, उसके अलावा इंटेस्टिनल ट्रंक्स और लंबा ट्रंक, और फिर आपका दूसरा जितना भी जो लोअर एरिया का है ना, मीडिया स्टिनल ट्रंक्स, ये इन सारों को जितना भी लिम्फ होता है वो लाके लेफ्ट लिम्फेटिक जो डक्ट है वो लाती है, जिसको हम थोरेसिक डक्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना, थोरेसिक डक्ट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोरेसिक डक्ट क्या है, एक लिम्फेटिक वेसल्स है, ब्लड वेसल्स नहीं है ये, है ना। और राइट लिम्फेटिक वेसल्स तो 3 सेंटीमीटर होती है। अब ये थोरेसिक जो है ना, ये सिस्टर्ना काइली से जो सैक्रल बोन होती है ना, वहां से ये डेवलप अराइज होती है ना। और आके ये कहाँ, ये हमारे इस साइड लेफ्ट साइड में दोनों खुलती है, जहां से आपके क्या जो जुगुलर वेन है ना, कौन सी, लेफ्ट, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, और कौन सी, सब क्लेवियन, ये आपस में जहां जंक्शन बनाती है ना, जंक्शन, जंक्शन, वहां आके ये ओपन कर देती है इसमें, और ये आगे चल जाएगा वीनस ब्लड में। तो ये लिम्फेटिक ब्लड क्या करती है, फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करती है। एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है तो उसको कहां डाल देगी, इंट्रावास्कुलर में डाल देगी, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखना है। तो ये फ्लो पूछा जाएगा आपको, लिम्फेटिक फ्लो, तो ये लिखना है, ओके। फिर देखिए लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में पूछे, जैसे थाइमस ग्लैंड हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फेटिक नोड्स हो गए। लिम्फेटिक नोड्स तो खूब होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, है ना, 600 लिम्फेटिक नोड्स है। फिर लिम्फेटिक नोड्यूल्स, जैसे हमने पढ़ा माल्ट, है ना, ठीक है ना।
पेयर पैचेज, ये सारे क्या है, ये सारे लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आपको जरूर ये स्प्लीन को पढ़ लेना। फिर देखो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती, इस तरह की हमारे रोगों के प्रति लड़ने का जो एक रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। रेजिस्टेंस नहीं है, लैक ऑफ इम्यूनिटी मतलब ससेप्टिबिलिटी। ओके ठीक है, पढ़ा रखा हमने एक्टिव इम्यूनिटी है ना, एक तो कौन सी नेटिव है ना, और दूसरी एक्वायर्ड। ओके, एक तो ओनली इनबॉर्न जब जन्मते हैं साथ में आती है ना, और एक बाद हम एक्वायर्ड करते हैं। एक्टिव में एक्वायर्ड में एक्टिव और पैसिव है ना, पूरे पूरे हमने बता रखा है। अच्छी तरह से इम्यूनिटी को आप एक चार्ट के रूप में लिख के आएंगे अगर क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो। फिर आता है यूरिनरी सिस्टम, जिसमें अगर हम डिस्कस करें किडनी, तो किडनी के फंक्शन क्या है ना, वो सारे 8-10 फंक्शन, जैसे लीवर के फंक्शन याद करने वैसे वैसे किडनी के फंक्शन याद करने, ध्यान रखना। यहां भी लिख रहा हूं फंक्शंस ऑफ किसके, लीवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ, फिर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर, यहां तक कि साथ में क्या, नेफ्रॉन, क्या नेफ्रॉन। ओके, और नेफ्रॉन में भी आपको पूरा, ठीक है ना, जैसे रीनल कॉर्पसल्स नंबर 1 है ना, इसमें भी क्या 2 भाग आते हैं। एक तो क्या आता है ग्लो मेरू लस, और दूसरा क्या ग्लो मेरुलार कैप्सूल, जिसको हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, है ना, बोमन्स कैप्सूल। फिर रिनल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ट्यूब्यूल्स में क्या, सबसे पहले पास वाली पीसीटी है ना, दूसरा लूप ऑफ हेनले, फिर दूर वाली डीसीटी है ना। लूप ऑफ हेनले के कितने, डिसेंडिंग है ना, फिर असेंडिंग पार्ट है ना इसके। पहला असेंडिंग, फिर दूसरा डिसेंडिंग। ये सारी चीजें आपको लिखनी है नेफ्रॉन के, अगर स्ट्रक्चर आप लिखते हैं तो, है ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए यूरिन फॉर्मेशन, रीनल फिजियोलॉजी की बात करें है ना, तो इसमें क्या करना है, देखो यूरिन कैसे बनता है, रीनल की फिजियोलॉजी पूछे या यूरिन बनता कैसे है, तो क्या होता है, पहले जितना जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, क्या होता है, फिल्ट्रेशन। जो चीज फिल्टर होगी वो कहाँ आएगी, वो ट्यूबुलर आएगी, ट्यूबुल्स में आएगी, है ना। बोमल कैप्सूल में फिल्टर होगा, फिर कहाँ आ जाएगा, ट्यूबुलर में। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। अब कुछ और बच गया है जो ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो गया है, तो क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा। ओके, इसमें प्रेशर डिफरेंस होता है, ये चीज ध्यान रखना। ये तीनों स्टेप रखना है अगर यूरिन फॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछे तो। ओके ठीक है, फिर देखिएगा जीएफआर, क्या ग्लो मेरुलार फिल्ट्रेशन रेट, जो कितनी होती है, 125 ml पर मिनट होती है, 105 ml पर मिनट होती है ना। ये मेल में, ये फीमेल में। जीएफआर जितने भी जो है ग्लोमेरुलार है पर मिनट कितना फिल्ट्रेट करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं जीएफआर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएफआर का रेगुलेशन, या तो जीएफआर की डेफिनेशन पूछ जाएगी और ये रेगुलेशन। तो ऑटो रेगुलेशन यानी रीनल ऑटो खुद रेगुलेशन करता है ना। ये 2 चीजें लिखनी, मायोजेनिक और ट्यूबुलर फीडबैक। न्यूरल रेगुलेशन जिसमें इंक्रीज एक्टिविटी लेवल ऑफ रीनल सिंपैथेटिक नर्व रिलीज, नॉरएपिनेफ्रिन, ये लिखना है। हार्मोन में एंजियोटेंसिन सेकंड और एएनपी, ठीक है ना, ये जीएफआर को मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर देखिए यूरिन ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड, अब देखो किडनी से जो स्ट्रक्चर निकलते ना उसमें क्या होते, यूरेटर,
कितने होते हैं? 2। कितनी लेंथ? 20 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये तो फिर स्टोरेज कौन करता है? स्टोरेज करता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना? फिर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू, है ना? मेल और फीमेल यूरेथ्रा आपको सेपरेट पढ़ना है, मेल एंड फीमेल। ठीक है? क्वेश्चन पूछ जाएगा मेल यूरेथ्रा का। ओके, ठीक है। फिर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जो यूरिनेशन होता है जिसको हम मिक्चुरेशन कहता है, एलिमिनेशन ऑफ द यूरिन, है ना, अवॉइडिंग ऑफ यूरिन, यूरिन को बॉडी से बाहर त्यागना, क्या कहलाता है? मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कैसे डेवलप होता है उसके बारे में आपको चीज है वो लिखनी है, राइट? फिर देखो, ये किडनी हमारे बॉडी से क्या करती है? वेस्ट पदार्थ को, जो मेटाबोलाइट जो वेस्ट होते हैं, जो लीवर में बने हैं, है ना, उसको बॉडी से क्या करती है? बाहर एलिमिनेट करती है यूरिन के थ्रू, है ना? इसको अगर छोड़ दें तो और कौन से सिस्टम है जो हमारे वेस्ट को मैनेजमेंट को काम करते हैं, बॉडी के वेस्ट को मैनेज करने का काम करते हैं? तो देखिए, किडनी को छोड़ दें तो बॉडी बफर्स ऐसे बहुत सारे, जैसे हाइड्रोजन को बाहर निकालना, एसिडिटी मेंटेन करना। ब्लड, ब्लड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ले जाता है, लंग्स के माध्यम से हम छोड़ते हैं, है ना? फिर लीवर, लीवर जो टॉक्सिन सब्सटेंस है उनको क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है ना? लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू छोड़ता है। स्वेट ग्लैंड, पसीना का, डाइल्यूट यूरिन कहते हैं पसीने को, है ना? तो स्वेट ग्लैंड। फिर जीआई ट्रैक, हमने जो भोजन किया है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो मल के रूप में हम बॉडी से बाहर त्यागते हैं। तो ये क्या है? ये वेस्ट मैनेजमेंट है इन द बॉडी सिस्टम। ठीक है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये आपको ये आंसर देना है कि नहीं? तो ये ऑल अबाउट था आपका ब्लड और यूरिनरी सिस्टम। इसमें जो चीजें मैंने बताई वो पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।